जब उसने देखा कि मैं मेरे बेटे को पीछे घसीटती जा रही हूँ, तब उसने बेतहाशा मेरे पीछे आके मेरे कपड़ों को खींचते हुए मुझ पे मुक्के मुक्के से पीछे से मारना शुरू किया। लेकिन एक महिला पे जिस तरीके से उसने बेतहाशा हाथ चलाया है, आगे पीछे ना देखते हुए, जो मेरे कपड़ों को खींचा गया और मेरे दुपट्टे को खींचा गया, जो एफआईआर जिस तरीके से होना चाहिए कि एक औरत पे जैसे हाथ लगा है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता ये एफआईआर है। पुलिस बोल रही है कि हम आपके सपोर्ट में हैं और मैं मांग भी पुलिस प्रशासन से यही करूंगी कि वो मेरा सपोर्ट करे। मैं खुद बेशर्मी से वहाँ बोल रही हूँ कि आप देखिए कि मुझे चोट लगी है। मैं अभी, आप लोग जेंट्स हो तो मैं नहीं बता सकती। मैडम 7 तारीख को आप पर जो है एक विक्रोली पार्कसाइड बम खाना इलाके में कुछ लोगों ने जो है आप पर हमला कर दिया। तो मैडम डिटेल बताएंगे आप कि मतलब क्या हुआ था, मतलब इस झगड़े में कौन थे वो लोग और आप पे हमला क्यों किया? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निखत सैयद है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक्चुअली इफ्तार पार्टी थी मेरे यहाँ पे। मैं इफ्तारी लेने का वक्त था, इफ्तारी लेने जा रही थी, तो वहाँ पर मार्केट में कुछ लोग ऐसा गाड़ियों का झुंड बना के बैठे रहते, रास्ता रोक के। तो उसमें एक बंदा है, उसका नाम है नूर। तो मैंने उससे भी बात नहीं करी क्योंकि मैं उसको जानती ही नहीं थी। ठेले वाले को बोला कि भैया आपने रास्ता रोक के खड़े हो, क्यों खड़े हो, मुझको जाने दो, मुझको आगे। तो ये बंदा अचानक बाइक से उठता है और उठ के बोलता है, ए कौन है तू, किधर की है। सब यहाँ से एकदम अश्लीलता की गाली उसने इस हद तक के दिया। फिर भी मैंने उसको बोला, भाई मेरे को टाइम नहीं है, मुझे वो जाने दे, तू कितने भी बड़े बाप का, तू तेरे घर को आएगी। ये बात मैंने तो बाद में ठेले वाले को बोलता है, ए हटाने का नहीं, जो भी पूछेगा ना बोलना मैंने खड़ा किया हूँ, मैंने, मेरा बाप को ने मालूम ना। देखो भाई ठीक है भाई, तेरा बाप कोई भी होएगा, तू जाने दे मेरे को। तो उसके बाद में उसने इतनी गंदी गंदी गाली दिया मुझको, इतनी गंदी गंदी गाली दिया। मेरे साथ में मेरा बड़ा बेटा था, हम लोग दोनों बाइक पे ही थे। तो मेरे बड़े बेटे ने उसको बोला, है भाई तू गाली किसको दे रहा है। तो बोलता है, क्या माँ के आंचल में पीछे छुपा है, आगे आ ना। बोले आ गया तेरे को बताता हूँ। बोले तो मैंने मेरे बेटे का उस टाइम हाथ खींचा क्योंकि इफ्तार का टाइम था और रमज़ान का महीना है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई चीज़ होए और एरिया की शांति भंग करना नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं बोलता है कि त्यौहार के टाइम पे पब्लिक की शांति भंग करना ये गलत चीज़ होती है। तो मैंने मेरे बेटे को पीछे धक्का मारा। मैं बोली बेटा अपने को ये सब नहीं चाहिए, और अगर लड़का साथ आगे आएगा तो और ज़्यादा हथकंडे बढ़ेंगे, इसलिए मैं मेरे बच्चे को पीछे की। जब उसने देखा कि मैं मेरे बेटे को पीछे घसीटती जा रही हूँ, तब उसने बेतहाशा मेरे पीछे आके मेरे कपड़ों को खींचते हुए मुझ पर मुक्के मुक्के से पीछे से मारना शुरू किया कि छोड़ना बोले, उसको छोड़ना बोले, कि हम पीछे छुपा रही, आगे आंधे करके इतनी अश्लील गाली मेरी माँ को, मेरी बहन को, मुझे उसने क्या क्या बना दिया उतने देर में। और जब भी मैं मेरे बेटे को नहीं छोड़ रही, तब उसने क्या किया, बाइक को लेकर मेरे आंख पे ढकल दिया। बाइक को ढकल के बाइक को ज़ोर से दबाने की वजह से मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होकर मैं गिर गई। तो मेरे बेटे को फिर लोग 4 जन थे, जिसमें से एक नूर जिसका नाम मैं जानती हूँ, और एक आतिक केबल वाला कोई है। उस टाइम मुझे उसका नाम नहीं पता था, आज मुझे उसका नाम पता चला है। कोई केबल वाले का लड़का है वो। इन्होंने मेरे बेटे को पीछे से लात मुक्के से मारना स्टार्ट किया। तो आप मैडम पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं उस टाइम पे फिर पुलिस स्टेशन गई, मेरा मेडिकल हुआ। पहले मैं राजावाड़ी गई। जब मैं बेहोश हो गई तो मेरे बेटे को लोगों ने बोला कि पहले उसको छोड़ दे, पहले मम्मी को उठा। तो मेरे बेटे ने और 2-3 जन लड़कों ने मिलकर मुझे वहाँ से उठा के चेयर वगैरह पे बिठा के लोगों ने बोला कि अपने बेटे को, मेरे बेटे को, कि भाई मम्मी का ध्यान दे, पहले ये चीज़ पे गौर दे। तो मेरे बेटे ने मुझको उठा के वहाँ के 2 लोगों ने मुझको यहाँ पर लेके, उसके बाद में मैं हॉस्पिटल गई। पहले मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गई। फैमिली डॉक्टर ने रेकमेंड मुझे राजावाड़ी किया क्योंकि मैं एकदम अनस्टेबल हो गई थी, मेरी बॉडी पूरी सुन्न होने लग गई थी, सर वगैरह। तो उन्होंने ताबड़तोड़ मुझे राजावाड़ी का ओपिनियन दिया। पैर में भी आपके मार लगा हुआ है, सामने लिखा है। जी, मेरे पैर में एक्चुअली फ्रैक्चर बताया है, मेरा मेडिकल में एक्सरे में फ्रैक्चर बताया है राजावाड़ी में, और रिपोर्ट में डॉक्टर ने पॉइंट आउट किया है नॉर्मली 8 दिन का प्लास्टर दिया है मुझे। उसके बाद में वो लोग बताएंगे क्या करना है। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है, क्योंकि उस टाइम जब मैं एफआईआर दर्ज करवाने गई थी, उस टाइम पे भी मैं वहाँ पर बेहोश हो गई थी। मुझे आई थिंक फिट वगैरह भी, वो लोग का बोलना ऐसा है कि मुझे फिट वगैरह आ गई थी। मैं 20 मिनट तक लगातार बेहोश थी। उन्होंने भी डॉक्टर वगैरह बुलाए, मुझे अच्छा सहयोग अच्छा किया। एफआईआर भी दर्ज हुई है, ये मेरी एफआईआर कॉपी है।
लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये, पुलिस ने सपोर्ट उस टाइम मेरा बहुत अच्छा किया, लेकिन एक महिला पे जिस तरीके से उसने बेतहाशा हाथ चलाया है, आगे पीछे ना देखते हुए, जो मेरे कपड़ों को खींचा गया और मेरे दुपट्टे को खींचा गया, जो एफआईआर जिस तरीके से होना चाहिए कि एक औरत पे जैसे हाथ लगा है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता ये एफआईआर है। पुलिस बोल रही है कि हम आपके सपोर्ट में हैं, और मैं मांग भी पुलिस प्रशासन से यही करूंगी कि वो मेरा सपोर्ट करे। पर उस टाइम उसको लाया भी गया, लाने के बाद में उसको 1000 रुपये टेबल जामीन पे छोड़ा गया। कहीं ना कहीं पुलिस जो केस लिखी एफआईआर की है उसको कमजोर, लूज, एकदम जी लूज बताया जा रहा है, क्योंकि 1000 रुपया तो कोई केस की जामीन नहीं होती। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 1000 रुपये जामीन ये तो एक चोर की भी नहीं होती। 151 में 1200 रुपया फाइन लगती है जब हम लोग एरिया की शांति भंग कर दे रहे हैं। 144 लागू होती है तो उस पर हमको कितना कितना फ़ाइन मारा है। लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हो कितने कितने फ़ाइन लोगों ने भरे, और एक आदमी, 2 लड़कों ने मुझको मुक्के से इतना बेतहाशा मारा, उसको सिर्फ 1000 रुपया फाइन। तो कलम मतलब उस हिसाब से नहीं लगी है जिस तरीके से लगना चाहिए। क्या कलम लगी है? कलम 338, 509, 323, 504, 427, 34। तो मेरे ख्याल से तो ये कलम एकदम नॉर्मली एक चोर उचक्के की होती है। हाँ, 504 जो है, 509 जो है आईपीसी सेक्शन 509 अश्लीलता की गाली देना, लेकिन उस पर भी जो सज़ा करार दी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैडम, जैसा कि आप एक महिला हो और आप पे जो है कुछ लोगों है, मतलब पुरुष ने जो है जी आप पे हमला किया, जी तो पुलिस स्टेशन में जो है एग्जामिन करने के लिए आपको जो है महिला कांस्टेबल आपको दिया गया था क्या? नहीं, उस टाइम पे पुलिस ने नहीं दिया, जबकि मैंने बोला भी कि सर उसने मुझे बेतहाशा मारा है, आप किसी लेडी को बुलाइए। तो बोले नहीं, वो जो आपको मेडिकल दिया है ना राजावाड़ी वाले ने, उसी के बेसिस पे केस रजिस्टर होगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप कार्रवाई पूरी कीजिए, उसी के बेसिस पे केस रजिस्टर। लेकिन आप 2 मिनट के लिए किसी को बुला के मैं खुद बेशर्मी से वहाँ बोल रही हूँ कि आप देखिए कि मुझे चोट लगी है। मैं अभी, आप लोग जेंट्स हो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे हाथों के कंधों के मैं आपको फ़ोटो दिखा सकती हूँ कि इस टाइम अब तो बर्फ़ वगैरह सेक रही हूँ मैं आज 3-4 दिन से। लेकिन मैंने उनको 4 से 5 मार्क, सर मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसी तरीके से मेरे पीठ पे भी मार है, मेरे सीने पे भी उसने, स्तन को भी उसने मुक्के से चोट पहुंचाई है। तो बोले नहीं, आपके जो मेडिकल हुआ है ना उसके हिसाब से ही हमने एफआईआर दर्ज की है। कौन ये लड़के आखिर है कौन, मतलब क्या गुंडे टाइप लड़के? ये लड़के मैंने जहाँ तक अभी पता किया है 2-3 दिन में, मैं तो इसको जानती नहीं थी, लेकिन इसको पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल सपोर्ट भी मैं बोल सकती हूँ मिल रहा है, क्योंकि हमारे ही यहाँ के कुछ भाई, जिनको हम लोग खुद अपने भाई बोलते हैं, जब मैं हॉस्पिटल में एकदम अनस्टेबल हूँ तो वो लोग लगातार मुझे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि अपना ही मुसलमान भाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल भी करना चाहूँगी कि क्या मेरा मज़हब इस्लाम में ये सिखा रहा है कि रमज़ान में किसी औरत के आंचल तक के हाथ डाल दो और वो औरत रमज़ान है करके खामोश हो जाए? तो इसीलिए मैं उन अंधे भाइयों से ये भी सवाल करूँगी कि राजनीति आप लोग की जो राजनीति ऐसी है कि औरतों को जो 50% आरक्षण बोलते हो, तो कहाँ गया हमारा आरक्षण? कहाँ गया कि कोई रास्ता चलता बटन खाने वाला चरसी गर्दुल्ला हमारे आंचल तक हाथ डाले, और जिनको हम भाई बोलते हैं वही भाई हमको बोले अरे नहीं वो अपना मीम भाई है? तो ये कहाँ है इंसाफ? मैम, तो क्या इसके पहले भी आपको जो हमले हुए हैं आपके ऊपर, जी, तो उसके बाद आपको किसी का सपोर्ट मिला है, किसी लोगों नहीं, मुझे किसी का, मुझ पे जब हमले हुए तो मुझे उस रात बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत के नहीं जो भी है बैठ के बात करेंगे, लेकिन उस टाइम मैं एकदम ही अनस्टेबल थी। फ़ोन मेरे बेटे के हाथ में था, उस लड़के ने मुझे तो मारा ही मारा, प्लस मेरे बेटे को दोनों लड़के ने कोई पॉइंट आउट चीज़ों से यहाँ पर वार मारा था। लेकिन मेरा बेटा उस टाइम पे मुझे संभालने में इतना बिजी, मतलब सब थे और मेरे साथ में कोई नहीं था, मेरा बेटा ही था, एक मेरे खालू थे। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स को पता चला, वो लोग आके मेरे साथ में हॉस्पिटल वगैरह की कार्रवाई आपका की। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ आपकी फैमिली सपोर्ट मिले हैं, बस बाकी किसी नहीं, किसी ने नहीं। और उस बंदे को इतना पॉलिटिकल इशू है कि आज वो उसको टेबल जामीन शायद होने के बाद में
वो 2 दिन से लगातार मेरे एरिया में आ रहा है, लड़के ले लेके बाइक से घूम रहा है, यानी इतना उसको जिगर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पर आपने जो पार्क साइड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है उनसे मुलाकात किया है क्या? नहीं, मैं वरिष्ठ पे इंशाल्लाह कल जाऊंगी, अपने लेटर के माध्यम से मैं वरिष्ठ पे बैठूंगी और मैं उनसे भी यही मांग करूंगी कि जब ये ऐसा, क्योंकि ये लोग नशेड़ी लोग हैं, जो मेरे इलाके में मेरे घर तक आ सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से न्याय की मांग भी होगी और जो हो रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी की भी मांग होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी CCTV वगैरह है। तो मुझे न्यायपालिका और वरिष्ठ अधिकारियों से यही मांग है कि जो कुछ हुआ, क्योंकि मैं भी एक रेपुटेड लेडी हूँ और जिस तरीके से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरे साथ हो सकता है तो आम नागरिक से तो क्या नहीं हो सकता है। मैडम CCTV फुटेज के बारे में आपने बताया, तो CCTV फुटेज वहाँ पे आपने निकालने की कोशिश की? मैंने बहुत से लोगों से मांगने की कोशिश करी, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास में नहीं है, और हालांकि वहाँ पर सुनार वगैरह की दुकान है। तो पुलिस तो निकाल सकती है ना? तो पुलिस निकाल सकती है। तो मैंने ऑफिसर्स अधिकारी को बोला अभी कि वहाँ पर सर CCTV आप निकलवाइए, जैसे क्योंकि वो लड़का रात में अपने आप को ही मार के पुलिस स्टेशन चला गया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। उसने ये सब कार्रवाई किया है अपने आप के साथ में, तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। देखिए मैं यहाँ रहती हूँ, दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, यहाँ मेरा 8 साल का बच्चा भी मेरे साथ रहता है। तो जो लड़के रात में मेरे इलाके में आ रहे हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं जानती हूँ। और इनको इतना सपोर्ट है और इनको इतना डर इनका ख़त्म हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि यही बाप है। अगर पुलिस प्रशासन सही कदम नहीं उठाती है आपके इस केस में, तो आप क्या अपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से आप कुछ आगे बढ़ने वाली? जी, अगर मुझे पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है, अभी तक तो मुझे उनका सहयोग मिला है और अभी तक मुझे अधिकारियों ने यही बोला है कि मैडम हम आपके सपोर्ट में ही हैं, और मैं भी यही मांग करती हूँ कि इंशाल्लाह वो मेरे सपोर्ट में ही रहे। पर अगर मुझे पुलिस प्रशासन या न्याय नहीं मिलता है तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से इंटरनेशनल मानव अधिकार में इस केस को रजिस्टर करूंगी और न्याय और ऐसे नशेड़ी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। मैडम ये जो लड़के हैं इनका पहले भी बैकग्राउंड जो है कैसा, मतलब ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए ये लोग आते हैं या मतलब कि मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर जहाँ तक अभी 2 दिन से ये सब वारदात हुई, कुछ लोग मुझसे भाई बंधु जो मेरे मिलने भी आए हैं तो उन्होंने मुझे यही बोला, अरे आप मैडम मत लगो इनके नाद वगैरह में, ये लोग का बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये लोगों की बैकिंग बहुत अच्छी है, आप एक औरत हो, इस चीज़ को मत करो, पता नहीं क्या होगा। तो क्या जो बैकग्राउंड है वो किसी पॉलिटिकल से है या किसी क्रिमिनल? देखिए मैं नाम तो किसी के मैडम जानती नहीं और किसी का नाम लेना भी मैं जायज़ ही नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे ये बोल के पीछे हटाया जा रहा है कि आप एक लेडीज़ हो, तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि इनको जन्म देने वाली भी एक महिला अधिकार रहती है, कहीं ना कहीं जान माल का खतरा। जी, मुझे बोला जा रहा है कि मैडम आप एक लेडी हो, आपका बच्चे हैं, आप अपने आप को देखिए, आप क्यों इस पे कार्रवाई की मांग कर रही हैं? क्या लगता है आपको खतरा है आगे ऐसे लोगों से? मुझे लगता है कि मुझे है खतरा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं मेरे बच्चे के साथ में रहती हूँ। मैं जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना कि मैं दूसरे के अधिकार के लिए लड़ती हूँ, तो आज मुझे मेरे अधिकार के लिए पीछे क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ क्या मैं एक महिला हूँ इसीलिए? कहीं ना कहीं वो दूसरे के द्वारा आपसे धमकी दी जा रही है कि आप पीछे हट जाइए, इनका बैकिंग बहुत मजबूत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तड़ीपार टाइप के लोग हैं क्या मैडम? आई थिंक कुछ तड़ीपार इशू भी है इन लोगों का, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बस मैं इतना जानती हूँ। मैं पुलिस से ये भी मांग करती हूँ, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इसकी इंक्वायरी, इनकी कार्रवाई की जाए, और अगर तड़ीपार वगैरह है तो फिर वो लोग इस इलाके में आके इतने हथकंडे कैसे अपनाते हैं। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से यही अपील करूँगी कि सर जो हो रहा है ये चीज़ गलत है। न्यायपालिका पे आम आदमी का इतना भरोसा रहता है कि हर इंसान जानता है कि पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका हमारा साथ देगा, और मैं खुद एक चैनल के माध्यम से आपसे इंक्वायरी की मांग करती हूँ। दूसरी बात कि मैं एक महिला अधिकारी भी हूँ, लेकिन जब मैं आपसे ये भी चाहती हूँ कि जब मेरे साथ में इतना होता है तो आम पब्लिक के साथ में क्या नहीं हो सकता है। तो बस मैं आप पुलिस प्रशासन और एडिशनल CP और कमिश्नर वगैरह से यही मांग करूँगी कि सर मुझे इसके नज़र कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए,
और जो ये लोग नशे वगैरह करके किसी को भी मारने जान लेने की धमकी देते हैं, तो ऐसे लोग समाज का हिस्सा किस तरीके से समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज का माहौल गंदा कर रहे हैं। प्लीज़ इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी इंक्वायरी की मांग करती हूँ।